जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हार्दिक स्वागत है फिर से अपने इसी त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि पिछले दिनों से सेशन स्टार्ट किया गया है या सीरीज स्टार्ट की गई है घटना चक्र पूर्वावलोकन को कवर कराने की, और वो किस चीज़ के लिए है, आपका यूपी पीएससी चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो गया, साथ ही साथ में आरओ का एग्जाम हो गया या यूपी पी एग्जाम हो गया, उसमें विशेष पीसीएस और आरओ है। तो अगर आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं तो पहले आपको जानकारी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, यानी प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको जानने के साथ ही आप क्या कह सकते हैं, आगे की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा वाली चीज़ें आप पढ़ सकते हैं जब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानते रहेंगे। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करें तो आज वाले सेशन का पिछले दिन में याद होगा आपको, अगर मुझे लगता है पिछले दिन आपने सेशन देखा होगा, तो पिछले दिन जो हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संवैधानिक जो राज्य व्यवस्था जो है उसका पहला टॉपिक था भारत का संवैधानिक विकास। और आप जानते हैं वो संवैधानिक विकास दो तरीके से, पहला होगा कंपनी के अधीन, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है तब की बात, और दूसरा जब 1857 की क्रांति हो गई उसके बाद में जब ब्रिटिश ताज भारत प्रशासन कर रहा है उसके समय। अच्छा, इन दोनों समयों के बीच चाहे कंपनी के ऊपर कुछ एक्ट पारित हुए, यानी कंपनी के ऊपर एक्ट आए, उसके द्वारा जो भारत में कुछ संवैधानिक विकास हुआ, दूसरा जब सीधा सीधा ब्रिटिश शासन सरकार को ले रही है तब। तो इन दोनों को हम लोग आज के सेशन में और जोड़ के हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि पहला वाला हो चुका है, पहला वाला यानी कंपनी के अधीन वाला। अब आज हम लोग 1857 की क्रांति के बाद यानी 1858 में जो भारत शासन अधिनियम आया उससे लेकर के 1947 तक हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, जितने आपके महत्वपूर्ण एक्ट आए या महत्वपूर्ण अधिनियम आए, किसके द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, लगातार बनिए। हाँ, दूसरी बात, आप जितने भी विद्यार्थी, मैंने कहा जो भी नए विद्यार्थी होंगे जो भी तैयारी करते हैं पीसीएस और साथ ही साथ में आरओ की, मैंने कहा है आपको करना क्या है, आपको कहीं भी आप ऑफलाइन क्लास करते हो या ऑनलाइन क्लास करते हो, यहाँ मैंने कोई आपको अलग से बताना नहीं है, यहाँ केवल आपके बीच में इतना रहेगा कि क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और वो कैसे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, प्रीवियस। भाई जाहिर सी बात है, आप पढ़ने के बाद चाहते हैं कि आपका टेस्ट होए, तो इसको यही मान के आप यहाँ पर जुड़िए एक टेस्ट की ही तरह। तो स्टार्ट करते हैं आज को। याद करिए, संवैधानिक विकास में जब कंपनी के अधीन मैंने बात किया था तो कुछ बातें मैं रिवाइज कर लूँ। जैसे मैंने कहा था सबसे पहला जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, विशेष बात उसमें हुई कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। साथ ही साथ में गवर्नर जनरल की एक परिषद बना दी गई 4 सदस्यों की, और उनका कार्यकाल 5 वर्ष रखने की बात हुई। आगे और बात करें तो आगे जो बंगाल का जो गवर्नर बना था वो बना था वारेन हेस्टिंग, और साथ ही साथ में इसके 4 अन्य व्यक्ति जिसमें मानसेन, बारवेल, क्लेवरिंग और फ्रांसिस करके 4 व्यक्ति थे। साथ ही साथ आगे बात करें अगर तो इसमें व्यापार पर अधिकार को बंद कर दिया गया। साथ ही साथ इसी वाले अधिनियम में ऐसा कहा गया कि बंगाल और मद्रास यानी बंबई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसियों का भी अधिकार दे दिया गया था किसे, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। 74 में जो एक्ट आया उसको पिट्स इंडिया कहा गया, क्योंकि विलियम पिट नाम के व्यक्ति ने अगुवाई की थी। इसमें क्या किया गया, इसमें कहा गया, इसमें एक उच्चतम न्यायालय स्थापित करने, अच्छा इसके विषय में ये 73 की बात थी जिसमें उच्चतम न्यायालय की बात की गई थी, उच्चतम न्यायालय स्थापित करने की, जो कि कलकत्ता में। साथ ही साथ एलिजा एम्पे को उसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। आगे और हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट जो आया। इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, इसमें किया गया ये कि कंपनी के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी 2 संस्थाएं हो गई। एक संस्था करेगी व्यापार पर यानी राजनीतिक मामलों को नियंत्रित करेगी, और एक होगी रेगुलेट करेगी वो राजनीतिक मामलों को, जिसके विषय में आपने कहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो स्थापना की गई, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापना करेगी किसकी, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापना ये काम करेगा किस पे, ये केवल राजनीतिक मामले। यानी अभी तक क्या हुआ था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही क्या करती थी, दोनों चीजों को देखती थी, यानी चाहे वो आपका हो गया राजनीतिक मामला चाहे व्यापारिक मामला। लेकिन अब जो नई संस्था बन रही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये करेगी क्या, राजनीतिक को, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगी व्यापारिक मामले को। आगे बात करें इसके तो इसके जस्ट बाद एक अधिनियम आया जिसका नाम है 1786 का अधिनियम। 1786 में एक विशेष व्यवस्था दी गई, कार्नवालिस नाम के गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का था, उसको व्यवस्था दी गई कि कहा गया कि अब आप क्या कर सकते हैं, अपने परिषद को निर्णय को निरस्त कर सकते हैं, साथ ही साथ आप प्रधान सेनापति होंगे, ऐसी भी शक्ति दे दी गई। ये किसकी बात थी,
1784 के बाद जो 1786 का अधिनियम आया था। आगे बात करेंगे यहाँ पर, यानी पहली बार कार्नवालिस को ये सब शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। मैंने क्या कहा, यहाँ हम लोग केवल रिवीजन करने का काम करें, क्योंकि पिछले वाले सेशन में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वाले सेशन में जाइए, चीज़ों को पढ़िए और आप तैयार करिए। मैंने फिर कहा आपसे कि आप यहाँ एक टेस्ट देने की भूमिका में, यानी अपना दिन भर आपने क्या पढ़ा है या आपको इस सब्जेक्ट में क्या पकड़ है, उसी को जानने के लिए इस वाले सेशन से जुड़िएगा, अपने चैनल से इससे जुड़िएगा, जिसमें आपको प्रश्नोत्तरी प्रीवियस ईयर की कराई जाएगी। ठीक है ना। आगे करते हैं। अब इसके बाद एक और एक्ट आया, चार्टर एक्ट। अब देखिए, यानी अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आपने कहा 1784 का पिक्ट्स इंडिया एक्ट, फिर आपने कहा 1786 का एक अधिनियम आया, एक प्रकार का 1784 की कमियों को दूर करने के लिए आया था। अब इसके बाद हर 20-20 साल के लिए एक अधिनियम स्टार्ट होना शुरू किया, जिसका नाम है चार्टर एक्ट, जो कि हर 20 साल पर अगले आएगा, जो कि पहली बार आ रहा है 1793 में। यानी जब 93 में आया तो इसने क्या किया, कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको कहा कि अगले 20 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करेगी, व्यापार करेगी। बात करें इसके जस्ट आगे, यानी कुछ विशेष काम है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे, पूछे गए हैं, पिछले वाले सेशन में आप उनको देख चुके हैं। आगे बात करते हैं। इसके जस्ट 20 साल बाद एक और एक्ट आ रहा है, जो कि 1813 का चार्टर हो रहा है। इसमें पहली बार भारत की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था बनाई गई थी, और कहा गया कि भारत में जो कंपनी का एक व्यापारिक एक अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको समाप्त करके कह दिया गया कि अब इंग्लैंड की जितनी कंपनियां हैं वो भी भारत में व्यापार कर सकती हैं, बस केवल चाय पर और चीन के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नियंत्रित कर पाएगी, व्यापार कर पाएगी। ठीक है ना। तो आपने कहा व्यापारिक एक अधिकार यहां पर क्या हो गया, समाप्त हो गया, केवल चाय और चीन पर चलता रहा। आगे 13 के बाद जस्ट आएगा एक एक्ट, जिसका नाम है 1833 का चार्टर एक्ट, यानी 20 साल बाद फिर आ गया। देखा आपने, 93 में, 13 में और 33 में क्या क्या विशेष काम हो रहे हैं इसमें, यही हमको समझने की आवश्यकता है इस वाले में। अच्छा ठीक है। जो 1833 का चार्टर आया, इसमें क्या व्यवस्था बना दी गई, इसमें कहा जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सोचिए, जब बंगाल के गवर्नर को, यानी बंगाल का जो गवर्नर था उस समय हेस्टिंग था, उसे पहली बार शक्ति मिली कि अब बंगाल के तुम गवर्नर जनरल हो जाओगे। अब उसके आगे जब 33 में पहुंच रहे हैं तो यहां कह दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसी को कह दिया जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। यानी कहने का अर्थ हो गया, बेंटिक नाम का एक व्यक्ति है, उस समय गवर्नर के पद पे था, जनरल के आसीन था बंगाल के, और वही हो गया नया पद पा रहा है, भारत का गवर्नर जनरल हो जा रहा है। आगे देखते हैं यहाँ। अच्छा, इसमें पहली बार व्यवस्था की गई, यही आपका जो धारा 2787 हुई 1833 का, इसमें पहली बार व्यवस्था हुई कि कोई किसी को भी, चाहे उसके पुरुष है कि स्त्री, इस आधार पर, या फिर जन्म स्थान या वंश या फिर वर्ण किस जाति का है, इसके आधार पर उसको नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी योग्यता के आधार पर उसको नौकरी दी जाएगी। ये भी व्यवस्था बन गई। फिर आगे बात करें तमाम बात, यानी आगे बात करेंगे यहाँ पर जब 33 का एक्ट आया तो इसमें क्या किया गया, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि अब आप भारत में केवल और केवल राजनीतिक कार्य को ही देखेंगे, व्यापारिक अधिकार आपका समाप्त हो गया, व्यापार नहीं भारत में आप करेंगे। कौन कह रहा है ये ब्रिटेन की संसद में ही सारी बातें चल रही हैं ना, इस अधिनियम के द्वारा। अच्छा आगे आते हैं। आगे जब पहुंचेंगे 33 में ही, तो एक नया सदस्य परिषद में, उससे पहले 3 हो गई थी, अब फिर से 4 हो रहे हैं, और नया सदस्य बन रहा है कानूनी सदस्य के रूप में एक और चौथा सदस्य भी गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हो रहा है, और ये व्यक्ति पहली बार बन रहा है कानूनी सदस्य, जिसका नाम है मैकाले। याद होगा मैकाले मिनट्स के विषय में, तो मैकाले कर रहा है। आगे इसके जस्ट बाद एक और अधिनियम जो इंपॉर्टेंट है, वो अधिनियम यहाँ पर है, लिखा हुआ है कि 1853, यानी 4 बार आपके आ रहे हैं चार्टर एक्ट, 93, 1700, 1813, 33 और 1853 में। यहाँ 53 में क्या हो रहा है, इसमें पहली बार व्यवस्था बनाई गई कि एक कानून बनाने के लिए भारत में एक संस्था स्थापित हुई, जिसका नाम है केंद्रीय विधान परिषद या फिर भारतीय विधान परिषद। भारत में पहली बार कोई ऐसी संस्था बनाई गई, ऐसा इस चीज के लिए क्योंकि कानून कोई और संस्था बनाएगी और कानून का निर्वहन कोई और संस्था, यानी कानून को लागू करने वाली दूसरी संस्था होगी। यानी कार्यपालिका शक्ति जो थी उनसे विधायी शक्तियों को अलग करने के लिए भारत में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ये किसकी बात आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 1853 के चार्टर एक्ट की बात। अब समझ गए आप लोग। यहाँ पहली बार सिविल सेवक जो होंगे, जो वर्तमान समय में यूपीएससी जैसे आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं,
व्यवस्था ये बन गई कि अब क्या होगा, इनका जो चयन होगा खुली प्रतियोगिता होगी, यानी आप कहेंगे एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें लोग शामिल होंगे, जो चयनित होगा वही नौकरी पाएगा। ठीक बात है ना, यानी उच्च पद के अधिकारी हुआ करते थे। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके थे, इसको हम लोग तैयार कर चुके थे, हमने रिवीजन कर लिया। अब हम आते हैं आज वाले टॉपिक पे, और आज वाला टॉपिक जस्ट इसी के बाद है। साथियों मैं फिर कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी बात यह है, मैं कह रहा हूं दिन भर आपने चाहे जहां चीजों को पढ़ा हो, चाहे कोचिंग में ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन चाहे अपनी बुक से, शाम को मेरे पास आइए, यानी मेरे साथ जुड़िए। और जुड़िए इस वजह से क्योंकि आपने दिन में क्या पढ़ा है अपने विषय को परीक्षा की तैयारी के लिए, उसका आपको एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, और मेरे साथ टेस्ट में जुड़िए, आपकी चीजें तैयार होगी तब अच्छी बात है, नहीं होगी तो सुधार करिएगा अपने आप में। ठीक बात है ना, यानी आकलन तो आपको हो जाएगा कि सही दिशा में आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत पढ़ने के चक्कर में याद ही नहीं रह जाता कि आपको कितनी चीजें तैयार नहीं है, तो एग्जाम के पहले ऐसा एनालिसिस आप लोग कर लीजिए। आते हैं आगे। अब क्या कह रहा है, यानी कि जैसे 1853 का चार्टर आया, उसके बाद कोई कंपनी का लिए चार्टर नहीं आया। अब क्या होगा, 57 में बवाल हो रहा है भारत में, यानी तमाम तरीके से क्षुब्ध हो जा रहे हैं भारतीय, और विवाद एक पैदा कर रहे हैं, यानी विवाद शुरू हो जा रहा है भारत में। और वो विवाद है ऐसा कि भारत में अब क्या होगा, 1857 की जब क्रांति हुई पहली बार, तो भारत में बड़े समग्र तरीके से भारत में आंदोलन हुए, अलग अलग जगह पर ब्रिटिश यानी कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुआ, जिस वजह से ब्रिटिश ताज ने अपने हाथ में सीधा प्रशासन उसका ले लिया भारत को नियंत्रित करने का। बात करते हैं यहाँ अब 1858 में क्या होगा, 57 के बाद लिखा हुआ है, ब्रिटिश संसद यहाँ पर क्या की, ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम लाया जो कि था भारत शासन अधिनियम, यानी इस वजह से लाया कि अच्छा भारत में अगर विद्रोह हो रहा है तो कोई कमी होगी, उसी कमी को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे, जिससे क्या हो कि हमारा शासन ही यहाँ पर क्या हो, बना रह जाए। तो क्या हुआ, इसी के लिए भारत में एक अधिनियम 1857 के बाद आ रहा है, जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित हो रहा है, भारत शासन अधिनियम। यानी कि अब जो भारत पर शासन करेगा वो कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश ताज, यानी ब्रिटेन का जो सम्राट होंगे या राजा रानी होंगे, वही भारत को क्या करेंगे, रेगुलेट या नियंत्रित करने का काम करेंगे। किसमें कह रहा है ये, तो भारत शासन अधिनियम, जो कि 1858 में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है क्या भाई, अब जो देखिए अभी क्या पढ़ा आपने, सबसे पहले 1773 में आपने पढ़ा था कि भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 में जब आप आ रहे हैं तो वहां कह रहे हैं जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और अब आप आ रहे हैं जब 1858 के अधिनियम में, तो यहाँ देख रहे हैं भारत शासन में कहा गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल होगा, अब इसे गवर्नर जनरल ना कह के कह दिया जाएगा भारत का वायसराय। क्या कह दिया जाएगा, भारत का वायसराय, जो कि किसके अधीन काम करेगा, तो ये ब्रिटिश ताज, यानी कि भारत के ब्रिटेन के जो सम्राट होंगे, राजा रानी होंगे, उनका एक प्रकार का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, यानी कहने का अर्थ होगा भारत की रिपोर्टिंग इन्हीं से प्राप्त करेंगे, कौन, ब्रिटेन के सम्राट, या फिर ब्रिटेन के सम्राट को रिपोर्टिंग करेंगे यही लोग। ठीक बात है ना। आते हैं भाई आगे, चलिए तो आगे हम लोग स्टार्ट करें। अब देखिए आपने कहा 1858 का भारत शासन अधिनियम आ गया भारत में, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित हो गया। साथ ही साथ अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाएगा। ये वायसराय जो होगा ये प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, यानी सम्राट के अधीन सारा मामला अब चलेगा, सीधा सम्राट और भारत का वायसराय, इन्हीं के बीच में कोई बीच का मध्यस्थ नहीं है, ये सीधा सीधा जवाबदेही होगी इनकी। आगे बात करते हैं, एक और नया पद सृजित किया गया, यानी एक नया पद और बनाया गया, और वो पद बनाया गया किसका, वो पद बनाया गया भारत में एक पद जो कि भारत के राज्य सचिव का, यानी भारत में एक नया पद बनाया गया भारत में राज्य सचिव का, जो कि भारत का राज्य सचिव होगा। यानी इसके पास क्या हो गया कि भारत में जितने यानी भारत में जो प्रशासन का मामला है इस पर पूरी नियंत्रण शक्ति दे दी गई, किसको, राज्य सचिव को। बात करते हैं आगे, ये राज्य सचिव जो होगा इसकी सहायता के लिए आपको 15 सदस्यीय परिषद, याद होगा आपको जब गवर्नर और गवर्नर जनरल था उस समय 4 सदस्यीय परिषद थी इसके साथ में, लेकिन नया जो पद राज्य सचिव का सृजित किया जा रहा है इसमें इसके साथ 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया। समझते रहिएगा, यानी राज्य सचिव का काम क्या होगा, काम होगा भारतीय प्रशासन को नियंत्रित करने का। ठीक बात है ना। आगे आते हैं, अब आते हैं यानी 1858 की जो मेन बातें थी वो आपने यहां पढ़ी। अब हम लोग पहुंच रहे हैं किस पे, 1861 में। ठीक है ना।
1861 में जब आते हैं तो लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ व्यवस्था क्या बनी। अच्छा, इससे पहले क्या था, भारत, ये व्यक्ति जो थे यानी 53 में, याद होगा आपको, जो विधान परिषद स्थापित हुई थी केंद्रीय, उसमें भारतीयों को शामिल करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पहली बार ऐसी व्यवस्था हो रही है कि भारतीय प्रतिनिधि भी अब शामिल होंगे किसमें, ये शामिल होंगे किसमें, यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में या विधायी संस्था में या कि कानून बनाने वाली संस्था में। ठीक बात है ना, यानी कानून जो भारत के लिए बनेगा उसमें भारतीयों का भी रोल रहने वाला है, ऐसा पहली बार व्यवस्था हुई। ठीक है ना। अब पहली बार जब व्यवस्था हो रही तो कैसे क्या हो रहा है, यहां देखिए। पहली बार जब व्यवस्था हुई तो इसमें क्या हुआ, देखिए यहां पर कानून बनाने की प्रक्रिया जो है इसमें पहली बार भारतीय प्रतिनिधि शामिल हो गए। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बंगाल और मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी, इनको याद होगा आपको, जब याद होगा 1773 का ही रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो याद होगा उसी समय शक्तियां दे दी गई थी, किसके हाथ में दे दी गई थी, गवर्नर जनरल के हाथ में, जो कि बंगाल का हुआ करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसके बाद 1861 में ऐसा देख रहे हैं आप कि इनको पुनः शक्तियां दे दी गई, यानी कि कहने का अर्थ हो गया कि अब मद्रास का मामला मद्रास ही देखेगा, बंबई का मामला बंबई प्रेसिडेंसी ही देखेगी। ठीक बात है ना कि बंगाल का गवर्नर जनरल देखेगा। ठीक है ना। अच्छा, आते हैं आगे, दो काम तो हो गए। तीसरा क्या है, यानी इनको विधायी शक्ति मिल गई और कैसी शुरुआत, भारत में पहली बार विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हुई। यानी विकेंद्री का मतलब क्या हो गया, केंद्रीयकरण का अर्थ ये था कि पूरे भारत को रेगुलेट केवल एक शक्ति ऊपर से कर रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, यानी सबको थोड़ी थोड़ी शक्तियां प्रदान करी जाएगी ना, इसी को कहा जाएगा विकेंद्रीकरण, जो वर्तमान समय में भारत की भूमिका में आप देख रहे हैं। जैसे भारत का एक केंद्र है और कई सारे राज्य हैं, सबको कुछ कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं रिपोर्टिंग केंद्र की। ठीक बात है ना। आते हैं आगे, अब बात कर रहा है किसकी, वायसराय की। कह रहा है इसी समय वायसराय जो पद है इसको एक और शक्ति दी गई, कहा गया कि अब आप अध्यादेश जारी कर सकेंगे। यानी कहने का अर्थ हो गया कि विधायी का मतलब एक प्रकार का कानून बनाने वाली संस्था विधान परिषद थी, लेकिन यहां इनको भी एक प्रभाव दे दिया गया कि आप एक अपना आदेश जारी कर सकते हैं। यह है कि वो आदेश केवल 6 महीने तक क्या होगा, प्रभावी होगा। कहने का अर्थ होगा, आप जो जल्दबाजी में या किसी वजह से अच्छाई बुराई जानकर अगर कोई अध्यादेश दे रहे हैं तो एक बार में 6 बार तक ही 6 माह के लिए ही प्रभावी होने वाला होगा। ठीक है ना। अब देखिए, आपने अभी क्या पढ़ा, 1858 का भारत शासन अधिनियम, और उसके जस्ट बाद आपके स्टार्ट हो गए हैं भारत परिषद अधिनियम। ठीक बात है ना। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया, कई बातें हुई, इसी के जस्ट बाद फिर भारत परिषद अधिनियम आएगा जो कि 1892 का होगा। देखिए यहां पर परिषद अधिनियम आया, यहां पर क्या व्यवस्था की गई, यहां कहा गया कि जो केंद्रीय और प्रांतीय, यानी केंद्रीय और प्रांतीय जो परिषद हैं, यहां पर कह दिया गया गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ गई। अब समझिए आप, गैर सरकारी का अर्थ हो गया भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ गई। यानी सरकारी का अर्थ होता था अभी तक कि केवल और केवल सरकार के व्यक्ति, यानी केवल और केवल विदेशी, लेकिन अब पहली बार व्यवस्था दे रही कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ जा रही है। ठीक है ना। अच्छा, इसके पहले आपने देखा, जब आपने देखा 1861 वाला, तो याद होगा उसमें भारतीय भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन यहां क्या करा जा रहा है, यहां संख्या उनकी बढ़ा दी जा रही है। बात करते हैं आगे, यहां पर क्या व्यवस्था हुई कि भारतीय व्यक्तियों को कह दिया गया कि अब आप लोग बजट पे बहस कर सकते हैं, लेकिन सरकार से इनको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई प्रश्न पूछना है, यानी बहस का दो अर्थ होता है ना, एक होता है बेफिजूल वाली बहस, बहस का अर्थ होता है जब आपकी बहस में आपको प्रश्न पूछने का अधिकार हो तब तो बहस कहा जाएगा, लेकिन ये तो अनर्गल टाइप की बहस है ना। तो यहां क्या है व्यवस्था दी गई, यहां कहा गया कि आप बजट पर बहस कर सकते हैं, यानी वार्षिक बजट जो आएगा, लेकिन अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप क्या करेंगे, 6 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ेगी। किस अधिनियम में कहा जा रहा है ये भारत परिषद का जो अधिनियम आया 1892। अब सोचिए आप, 1853 का जो चार्टर आया था उसमें भारत में केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। 1861 का अधिनियम आया भारत परिषद अधिनियम, तो उसमें भारतीयों का सम्मेलन स्टार्ट हुआ, किसमें, केंद्रीय विधान परिषद में, यानी कानून बनाने में। और 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया उसमें व्यवस्था हो रही है कि इन लोगों की संख्या और बढ़ाई जा रही, साथ ही साथ इनको पहली बार व्यवस्था दिया गया कि वार्षिक बजट पर बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रश्न पूछना है कोई इस पर तो आप 6 दिन पहले नोटिस आप दीजिए, यानी सूचना दीजिए, भैया हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। ठीक बात है ना। अच्छा, दूसरा एक और व्यवस्था, यानी इनको प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, लेकिन मान लीजिए आप किसी प्रश्न आपको पूछे और प्रश्न का आपको उत्तर नहीं मिला तो आप क्या करेंगे,
तब क्या है, तो आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। यानी यहां केवल ये दिया गया कि आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं, उसके क्रम में आप ये नहीं कि उत्तर देते आप संतुष्ट न हो, दूसरा प्रश्न आप पूछ लीजिए। यानी पूरक प्रश्न का नहीं मौका था, और दूसरा भारतीय व्यक्तियों को मतदान का अधिकार भी नहीं था। मान लीजिए कोई किसी चीज पर बहस हो रही है, बजट पर या किसी मुद्दे पर, किसी कानून पर, तो वहां अगर बात करा जाए मत देने का कि भाई मत दिया जाए कि बहुमत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसा भी नहीं भारतीयों को इसमें कोई हिस्सा मिला था। तो आप समझते रहिए किसकी बात हम कर रहे हैं, 1892 की भारत परिषद अधिनियम की। नेक्स्ट भी याद करते हैं। बात यहां ये हुआ, यहां बहुत सीमित अर्थों में पहली बार निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। किसमें, तो आप जाने रहिएगा 1892 का जो अधिनियम है, यहां सीमित का मतलब होता है कुछ दायरों के साथ या कुछ शर्तों और सीमाओं के साथ भारत में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। ठीक बात है ना। इसके बाद एक बार और भारत परिषद अधिनियम आ रहा है। ये परिषद अधिनियम कब का है, 1909 का है, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, उस समय दो व्यक्ति का नाम मार्ले और मिंटो, यानी एक भारत सचिव और दूसरा हुआ करता था उस समय भारत का वायसराय। तो ध्यान करे रहिएगा, इसी जो भारत परिषद अधिनियम 1909 आया, इसका उपनाम पूछा जाता है कई बार ऑप्शन में, तो इसी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। कई विशेष काम, यानी यहां विशेष काम, सबसे विशेष अगर काम हुआ तो वो विशेष काम इसमें यह हुआ, यानी इसमें व्यवस्था पहली बार किया गया कि कानून बनाने में भी और साथ ही साथ प्रशासन करने में भी, दोनों में पहली बार कहा गया कि अब भारतीय भी शामिल हो सकेंगे। दूसरी बात, इसमें पहली बार जो वायसराय जो था उसकी कार्यकारी जो परिषद होती थी, याद होगा आपको, उसमें कोई अभी तक ऐसा था, यानी 4 सदस्य हो चाहे 5 सदस्य हो चाहे 3 रहा हो, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं रहा करता था। किसकी परिषद में, चाहे वो गवर्नर जनरल की परिषद में रहा हो, चाहे गवर्नर की परिषद रही हो, चाहे वायसराय, चाहे आपका हो गया, हाँ, चाहे आप पढ़ने जा रहे हैं वायसराय की परिषद। यानी 1858 में जब वायसराय का पद सृजित हुआ, तो उसके बाद से अभी तक इसकी परिषद में भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं होते। पहली बार ऐसी व्यवस्था 1909 के अधिनियम में दिया गया कि अब वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय भी शामिल होंगे, और पहली बार कोई व्यक्ति शामिल हुआ कार्यकारी परिषद में, वो व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति वो हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक बात है ना। अच्छा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा शामिल हो गए। बात अगले की, यानी केंद्रीय और प्रांतीय जो विधायनी शक्तियां हैं इनको बढ़ा दिया गया। यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधायनी का अर्थ हो गया विधायनी का, अगर आप समझेंगे तो विधान का मतलब होता है कानून, यानी कानून की शक्ति बढ़ा दी गई। दूसरी बात यहां हो रही है कि अब की बार देखिए, पिछली बार वाले में देखा आपने बजट पर बहस करने का हिस्सा अभी तक नहीं रोल है ना, लेकिन अब क्या है, यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है अगर मान लीजिए कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला यानी लोकहित का कोई मामला है, तो वहां पर आप विषयों पर विवेचना भी कर सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं, आप साथ ही साथ प्रश्न पूछ सकते हैं और पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो आप सोचिए, इसके पहले यानी 1858 के साथ में 1861 के बाद में 1892, यानी यहां तक आपको ऐसे 1909 के पहले तक आपको पूरक प्रश्न का अधिकार नहीं था। अब आप पूरक प्रश्न भी पूछ पाएंगे। ठीक बात है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं, भारत में एक और व्यवस्था, यानी इस अधिनियम का अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो कौन सा है, वो है भारत परिषद अधिनियम का। यानी ये वो होता है आपका, वो होता है पृथक निर्वाचन प्रणाली। यानी भारत में अगर जातिवाद की बात की जाए तो भारत में पहली बार मुस्लिम और हिंदुओं के बीच फूट डालने का काम किया गया। किसमें, इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में, जो कि आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता था, जिसके विषय में केवल मुसलमानों के आधार पर, यानी यहां व्यवस्था की गई कि पृथक निर्वाचन के आधार पर हम क्या करेंगे, मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे, यानी मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र बनाएंगे या अलग सीट हम प्रोवाइड करेंगे। आई बात ध्यान में। तो पूछा जा सकता है आपसे, पहली बार भारत में पृथक निर्वाचन का उल्लेख किस अधिनियम में आया, तो याद कर रहिएगा, वो था आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक बात है ना। अच्छा, तो भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में किस संप्रदाय को आप कहेंगे रोल दिया गया, तो वो था आपका मुस्लिम कम्युनिटी। याद होगा, इसी वजह से भारत में आज भी आप देखेंगे मुसलमानों का विवाद चलता ही रहता है, क्योंकि उसका बीज अंग्रेजों ने ही डाल दिया था भारत में। आगे आते हैं, इसके बाद जो अधिनियम, यानी ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई 1909 की। अब आते हैं आगे, लिखा है 1919 के 9 के बाद 1919 पे आ रहे हैं हम लोग। यानी 1919 में व्यवस्था ये कही गई, इसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यानी यहाँ जो अधिनियम आया, चूंकि इस समय भी एक व्यक्ति वायसराय, एक व्यक्ति भारत सचिव, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका नाम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया।
बात करते हैं इसमें, तो इसमें ही पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था बनी। एक तो पॉइंट आपने ये नोट किया। दूसरा, जो सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली थी उसमें विस्तार किया गया। अभी तक केवल मुस्लिम थे, अब इसमें सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय भी शामिल होंगे। आई बात ध्यान में। अगले पे आते, देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कोई समझने का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आप इसको समझाइए बेसिक एग्जाम या प्री स्तर के एग्जाम में। वहां यही होगा कि ये आपको कंटेंट दिया रहेगा, आपका दायित्व तो ये होगा कि आपको उसका टिक लगाना है कि आपको इसकी समझ है या नहीं है, आपने पढ़ा है या नहीं है। ठीक है, अगले पे आते हैं। पहली बार यहां व्यवस्था ये बनाई गई कि केंद्र में 2 सदनों की व्यवस्था। अब तक क्या था, केवल 1 सदन था केंद्रीय विधान परिषद, लेकिन अब द्विसदनीय व्यवस्था। तो पूछा जा सकता है द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार भारत शासन के किस अधिनियम में किया गया, तो आप याद करेंगे 1909 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में किया गया। आगे बात करते हैं यहाँ, यानी केंद्र और प्रांत में अगर किसी चीज को, सब विषयों को बांटा गया तो ये पहली बार बांट दिया गया 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम में। साथ ही साथ यहाँ पर क्या व्यवस्था हुई, यानी जो 2 सदन वाला केंद्रीय विधानमंडल हुआ, यानी इसको एक शक्ति दी गई कि आप पूरे भारत के लिए क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। किसमें दिया गया, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। साथ ही साथ यहाँ पर पहली बार भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, यानी द्वैध शासन प्रणाली अगर प्रांतों में भी लागू करने का मतलब, तो वही कारण यहाँ पर भी है कि द्वैध शासन का मतलब होगा कि शक्तियों को डिलीवर करने का, यानी एक हाथ में ही सारी शक्तियां नहीं, कुछ शक्तियां सबको थोड़ी थोड़ी करके सृजित की जाएंगी, और ऐसी व्यवस्था प्रांतों में भी हो जा रही है ना। तो प्रांतों में द्वैध शासन पूछा जा रहा है, किसमें दिया गया, तो ये कहा गया आपका 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो प्रांतीय विषय थे उनको 2 भागों में, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। याद होगा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें आपको कई अनुसूचियां मिल रही हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसी प्रकार की ये सोच है जो प्रांतीय सूची में 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। ध्यान करे रहिएगा। अब आगे आते हैं, यही वाले अधिनियम में पहली बार व्यवस्था की गई कि भारत में, यानी पहली बार इस अधिनियम में जो भारत का शासन चल रहा है उसको उत्तरदायी शासन, यानी इससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि किसी को जो प्रतिनिधित्व करेंगे उनको किसी को उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पहली बार उत्तरदायी शासन, यानी जो शासन चलेगा उसको उत्तर देना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था की गई पहली बार। आगे आते हैं भाई, यहाँ आगे अगर हम पहुंचें तो कुछ और बातें इसके बाद आप कहेंगे 1919 के बाद, तो यहां कह दिया गया है, यानी अब क्या कहा गया इसी अधिनियम के द्वारा 1919 वाले, कहा गया कि एक आयोग का गठन करने की बात की गई, और जो कहा गया कि 10 साल बाद क्या करेगा, इसी अधिनियम की समीक्षा करके रिपोर्ट देगा। याद करिएगा, इसी के संबंध में भविष्य में रॉलेट एक्ट आ रहा है, यानी रॉलेट एक्ट किस चीज़ के लिए आया, तो 1919 का रॉलेट एक्ट क्या आया। इसी के बाद आप देखेंगे तो साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन का दायित्व ही था कि 1919 का जो भारत शासन परिषद शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम था, इसके विषय में ही, यानी इसकी समीक्षा करने के लिए ही ये 10 साल बाद आपका आया था। याद करिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसी के 10 साल बाद, यानी 1929 से पहले 1928 में आपका ये आया था। कौन चीज, साइमन कमीशन। ठीक है ना, जिसका बड़ी बार विरोध हुआ था, लाला लाजपत राय जी की लाठी से मृत्यु भी हो गई थी। तो ये आपका यहां तक हो गया। अब इसके बाद जो सबसे प्रमुख लास्ट का जो आता है आपका, ये है आपका कौन सा, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम आपको पता होगा, भारतीय इतिहास में सबसे मेन रोल आप पाते हैं भारतीय संवैधानिक विकास में भारत शासन अधिनियम का। वर्तमान समय के संविधान में भी इसकी मूलभूत रूपरेखा रहे, 250 से ज्यादा अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें पहली बार भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, यानी संघ, यानी कई अगर कहेंगे कि भारत में जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनकी एक मूल बॉडी, कहने का मतलब भारत में पहली बार संघीय सरकार की स्थापना की गई। बात और, इससे पहले जो केंद्र प्रांत में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था, इसमें उसको समाप्त कर दिया गया, और यहां कह दिया गया कि यहां पर केवल और केवल केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली चलेगी। यानी कि मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि द्वैध का मतलब हो गया राज्य के अधीन भी कई शक्तियां नियंत्रित करें, नहीं, यहां कहा गया केंद्र में द्वैध शासन, यानी एक केंद्र और एक राज्य के लिए चलेगा। ठीक है ना, आगे आते हैं। इसके पहले जब 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट हुई थी, उसके बाद में मुसलमानों के बाद जब दूसरे वाले में 1919 में सिख, आंग्ल भारतीय, इनको भी शामिल किया गया था यूरोपियों के, यहां पर क्या किया गया, यहां इसमें पहली बार दलित, महिला और श्रमिकों को भी सम्मिलित कर लिया गया। आप सोचिए, भारत में एक प्रकार की जातिवाद की नींव 1909 में पड़ी, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आगे
1937 में इसी के तहत भारत में संघीय न्यायालय यानी कि भारत में एक कोर्ट की स्थापना हो रही, न्यायालय की स्थापना हो रही, केंद्रीय न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की। साथ ही साथ भारत में क्या हो रहा है, यानी बर्मा जो भारत का पहले भारत का हिस्सा ही हुआ करता था, जो वर्तमान समय म्यांमार के नाम से जानते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में रहा है म्यांमार की वर्तमान समय में राजधानी क्या है। ठीक बात है ना, यानी म्यांमार की वर्तमान राजधानी क्या है। तो क्या हुआ कि बर्मा इसी अधिनियम के द्वारा यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत से अलग हुआ। साथ ही साथ यहाँ आगे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि दो नए प्रांत, यहाँ पर दो नए प्रांतों की बात कर रहा है, सिंध और उड़ीसा भी। साथियों जब बहुत व्याख्यात्मक होगा तो व्हाइट बोर्ड पे खड़ा ही होना पड़ेगा अपने आप को, वहां आपको तमाम व्याख्यात्मक चीजें बताई जा सकती हैं। यहाँ के लिए आपको क्या करना है, एक टारगेट है अपना आने वाले एग्जाम तक के लिए, हम लोग एक एक टॉपिक का प्रीवियस ईयर कवर करते चलेंगे और ऐसे करके पहले से लेकर अंतिम टॉपिक तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक बात है ना। तो आपका यहाँ जुड़ना क्यों जरूरी है, वो जरूरी इस वजह से है चूंकि आपको क्या करना है, अपना एनालिसिस करना है कि आपको कितनी चीजें तैयार हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी सिंध और उड़ीसा आपके नए प्रांत बन गए। साथ ही साथ यहां बात करें आगे, कह रहा है प्रांत में भी कैसी व्यवस्था हो गई, दो सदन की व्यवस्था हो गई। इससे पहले प्रांतों में दो सदन की व्यवस्था नहीं थी। बात करते हैं आगे, अब 1947 में एक अधिनियम आ रहा है जिसको कह रहे हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत आजाद हो रहा है 15 अगस्त 1947 को। भारत को दो डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद रचित किया गया, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा है। साथ ही साथ ब्रिटिश शाही जो उपाधि से होगा वो भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। यानी आप कहेंगे जो भारत का सम्राट कहा जाता था अंग्रेज को, ब्रिटिश राजा महाराजा हुआ करते, रानी होती थी, वो पद यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। तो ये इतनी बात आप लोग पा रहे हैं 1800, यानी जो ब्रिटिश शासन के अधीन जो संवैधानिक विकास भारत का हुआ वो आज के नोट्स में आप लोग पढ़ पा रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न कोश को। सभी साथियों को आप बुला लीजिए इस वजह से क्योंकि आगे का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है ना। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसका उत्तर आपको तुरंत बताना है भाई, जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यानी किसके तहत भारत में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, उत्तर दीजिए भाई, जल्दी उत्तर दीजिए, इसका क्या हो जाएगी बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका उत्तर भाई, अगर बजट पर बहस करने की बात की गई थी तो याद होगा बजट पर अभी केवल यहाँ बहस की बात कर रहा है। और ये साथियों क्वेश्चन पीसीएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये किया गया था किसमें, ये 1861 में नहीं किया गया था, यानी 1892 में पहली बार बजट पर बहस करने की चर्चा दी गई थी। लेकिन अब भी यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसका उत्तर लेकिन पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ व्याख्या में कह रहा है 92 का जो अधिनियम आया भारत परिषद वाला, इसमें बजट पर बहस की अनुमति तो दी गई, लेकिन मतदान का ना तो अधिकार दिया गया, ना ही पूरक प्रश्न का अधिकार दिया गया। केवल और केवल यहाँ कहा गया प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन 6 दिन पहले अनुमति आपकी होनी चाहिए। आपको 6 दिन पहले नोटिस, यानी 6 दिन पहले आपको अनुमति ले लेनी चाहिए प्रश्न पूछने की। अगला बताते हैं, यहाँ एमपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हैं इसके विषय में। कह रहा है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। ऑप्शन ए भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या फिर मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम 1919, या फिर भारत परिषद शासन अधिनियम। आपसे क्या कह रहा है, लिखा है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भाई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मैंने कहा था अगर कहीं नाम आएगा तो सबसे पहले अगर बात कह रहा है तो सबसे पहले आप समझ जाइए किसकी बात कर रहे हैं आप। यहां पर बी वाला ऑप्शन यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसी में आप लिखेंगे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति, ये सारी बातें इसी में हो रही है। ठीक है ना। अगले पे आते हैं, यहाँ पे ये आपका 1909 वाला है ना, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है भाई बताइए इसके विषय में, ये भी पीसीएस का है 2014 में। कह रहा है किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919। कह रहा है संघीय न्यायालय की बात कर रहा है, भारत में किसके अधीन बनाया गया था। याद करिए, याद आ रहा होगा आपको। अगर कहेगा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था तो याद करिए 1861 में हुआ ही नहीं था, ना फिर 9 में, ना फिर 19 में। किस में हुआ था, 1935 के अधिनियम में। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुआ था
था, तो इसका डी वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए राइट। आते हैं व्याख्या पे, देखिए डी वाला, और इसके जो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी याद करे रहिए 1 अक्टूबर 1937 को। पहले मुख्य न्यायाधीश हुए थे उनका सर मॉरिस ग्वेयर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। क्या कह रहा है, संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भाई संघीय न्यायालय मैंने कहा था, अब देखिए यहाँ वर्ष पूछ लिया है ना, ऑप्शन में 1835 भी है 1937 भी है, तो यहाँ क्या करेंगे, स्थापित वर्ष पूछ रहा है ना कि अधिनियम, तो इसका बी वाला हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये भी 2015 में पूछा गया था पीसीएस में। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 35 या फिर ऑप्शन डी 47। क्या कह रहा है, पीसीएस के क्वेश्चन में ये भी पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, द्वैध शासन कहाँ कह रहा है, केंद्र की बात कर रहा है ना, तो आपको याद होगा कि प्रांत से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लगाया गया किसमें, सी वाले में, यानी कि 1935 का अधिनियम हो जाएगा इसमें, तो इसका हो जाना चाहिए सी वाला विकल्प राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो देखिए सी वाला इसमें सही निकल गया आपका ना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, लिखा हुआ है, एक सेकेंड भाई, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी यूपी पीएससी यानी आयोग के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। आप सोचिए, द्वैध शासन प्रणाली इतनी बार पूछ रहा है आपसे, इतनी बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये नहीं याद है तो आपको कुछ भी नहीं याद। समझ रहे हैं ना, याद कर रहिए। कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो स्थापित की गई, ये किस के द्वारा स्थापित की गई अधिनियम के, फिर वही प्रश्न और फिर वही उत्तर आप बता देंगे सर 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 1919 में भारत शासन जो अधिनियम आया उसकी विशेषता बतानी। आपको याद होगा 1919 वाला जो आया था, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन, ये तो सही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था, ये तो 9 में ही हो गई थी। साथ ही साथ केंद्र और प्रांतों को विधायनी शक्ति का स्थानांतरण यानी प्रदान जो किया गया, ये किसमें किया गया, तो आप इसके विषय में आप देखेंगे तो याद होगा आपके विषय में, केंद्र और प्रांतों को विधायनी शक्तियां, भाई कानून बनाने की शक्तियां स्थानांतरित की गई। इसी वजह से आप कहेंगे इसका उत्तर हो जाएगा सर सी वाला ऑप्शन, 1 और 3 दोनों विकल्प सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ देखिए यहाँ तमाम सारी बातें, यानी भारत का उस समय राज्य सचिव हुआ करता था, भारत सचिव, जिसका नाम था एडविन मॉन्टेग्यू, ये राज्य सचिव हुआ करता था, जबकि चेम्सफोर्ड हुआ करते थे वायसराय। कब की बात, 1919 की कह रहा है। यहीं पर व्यवस्था बनाई गई, शासन में भारतीय भागीदारों को बढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है ना। बात करें द्वैध शासन की, तो यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था, और राज्य लिखा है प्रशासनिक विषय, राज्य के जो प्रशासनिक विषय हैं इनको भी विभाजित किया गया था 2 भागों में, ठीक है। अगले पे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपके इस वाले, लिखा है यहाँ पर कि बताइए किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत। भाई ब्रिटिश, अगर प्रांतीय स्वायत्ता तो 35-19 या साइमन कमीशन या फिर कैबिनेट मिशन। तो अगर प्रांतीय स्वायत्ता की बात करेगा तो वही है प्रांतों में द्वैध शासन की बात करेगा। तो इसका उत्तर आपको पता है साथियों, क्योंकि पीसीएस एग्जाम में पूछा ये भी क्वेश्चन है, और आप मुझे लगता है अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में आप चीज़ों को पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मेरे साथ पढ़िए, अगर पढ़े हैं तो यहाँ रिविजन करिए, और दूसरा ये है कि अपना एनालिसिस करिए। तो इसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दिया है, ये लिखा हुआ है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब। ऑप्शन ये लिखा है 92, 9, 19 या फिर 35। पूछ रहा है किस भारत परिषद के अधिनियम में, या फिर आपसे कह रहा है भारत सरकार अधिनियम में। तो यहाँ क्या है, पहली बार भारतीय विधान पालिका पहली बार कब द्विसदनीय बनाए, यानी 2 सदन वाली जब विधान पालिका की बात करता है, 2 सदन वाली, तो आप इसके विषय में जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने रिवीजन जब किया था तो हमने पढ़ा था, नोट्स पढ़ा था, तो लिखा था 1919 का जो अधिनियम आया था, तो पहली बार इसी में कहाँ की बात कर रहा है, भारत में विधान पालिका जो कैसी हो गई, वो 2 प्रकार के सदन की बनाई गई, ठीक है ना। ये भी आपका मेंस में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, तमाम सारी बातें वही सब व्याख्यात्मक है, इसके विषय में आप लोग पढ़िएगा। यहाँ आते हैं, लिखा है केंद्र में, एक सेकेंड, लिखा है, मैंने कहा इन सब चीज़ों को आप इस वजह से मत देखिएगा कि केवल आंसर आपको दिख जाता है, इस वजह से देखिएगा कि आप यहाँ रिवीजन कर रहे हैं और साथ ही साथ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी क्वेश्चन एमपी पीसीएस में पूछा गया, कह रहा है केंद्र कौन सा, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय, फिर पूछ लिया आपका केंद्र में
द्विसदनीय विधायिका भाई कौन लाएगा? तो 1919, 15, 17 या फिर 61। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन कि सर 1919 में ही पहली बार क्या हो रहा है, ये आपका एक्ट आ रहा है 2 सदनों वाला, तो सी वाला आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं यहाँ। फिर 1919 वाला पूछ रहा है कि मॉन्टेग्यू चमत्कार जो अधिनियम था इसमें महिलाओं को, भाई वेरी गुड, महिलाओं लिखा 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार दिया गया, ऐसी व्यवस्था है क्या? अगला, विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था 35 में की गई। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, पूछ रहा है कौन सा आपका इसमें से सही होगा, ए या बी वाले में से, तो आपसे पूछ रहा है इसके विषय में कौन सा सही हो जाएगा। यानी कि आप कहेंगे ये तो बात ठीक नहीं थी, 21 साल वाली अभी कोई बात ही नहीं आई, ये वाली भले बात आई थी 35 के अधिनियम में कि अब विधानमंडल में महिलाओं का रिजर्व स्थान, यानी जैसे आप आज की भूमिका पढ़ते हैं वैसे। कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वर्तमान समय में जो लोकसभा है, वर्तमान समय में विधानमंडल या फिर आपकी संसद है, वहां पर कितनी महिलाओं का स्थान आरक्षित किया गया है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट से, उसका आपको उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है, यानी आरक्षित स्थान महिलाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे, देखिए यहाँ पहली बार व्यवस्था आपसे की गई महिलाओं को अधिकार देने की। आगे आते हैं, लिखा इसमें कौन सा सही है कि भारत शासन सरकार अधिनियम 1919 का जब आया, लिखा हुआ है क्या उसमें सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। दूसरा, 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से इस सिविल सेवा परीक्षा में अधिक था। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो रहा है, यानी 12 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। तो भाई इसके विषय में आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो मैं इसकी सीधा व्याख्या पे आ जाता हूँ। आरओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर इसका क्या दे रहा है, कह रहा सी वाला, यानी सर 1 वाला भी सही है और क्या है 2 वाला भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए, देखिए याद करिए, ये जो आईएएस की परीक्षा है वर्तमान समय में, ये पहले आईसीएस हुआ करती थी ये, और बात करते हैं 1854 में, तो ये लंदन में आयोजित होती थी उस समय, यानी वहीं स्थापना हो रही है। लेकिन 55 यानी 1954 में स्थापना के बाद 55 से लंदन में आयोजित होना शुरू हो गई। 1922 में व्यवस्था हुई कि आईसीएस की जो परीक्षा होगी ये भारत में भी होने की व्यवस्था बनाई गई, यानी पहले इलाहाबाद में होती फिर दिल्ली में होती थी। 1930 का दशक कह रहा है, यानी इसमें ऐसी व्यवस्था हो गई कि भारतीय ज़्यादा शामिल हो गए, यानी यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा से कम होने स्टार्ट हो गई ना। और 1941 का जब दशक आया तो आप कहेंगे इस परीक्षा में भारतीय लोग इतने तेज रहते थे पढ़ने में कि वो सबसे ज्यादा संख्या में हो गए। आगे बात करते हैं। फिर कह रहा है केंद्रीय विधानसभा का कौन लिया, लिखा है निर्वाचन से भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत हुआ है। कह रहा है केंद्रीय विधानसभा या के निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के, भाई पूछ रहा है भारतीय 1919 के अधिनियम के तहत कौन सा चुनाव हुआ था, तो आप इसको बता लेंगे। अगर 1919 की बात करेगा तो 1919 के तहत सीधी बात आपका हो रहा है कौन सा, यानी कि कौन सा, अच्छा 19 के तहत कह रहा है। एक सेकंड भाई, व्याख्या पे आते हैं, इसका व्याख्या 1926, 37, 45 और क्या दे रहा है, 3 ही तो दिया है क्या, ए बी सी उन्हें, तो इसका ऑप्शन क्या दे, इसमें ए और सी मान लिया गया। 1926 का और 1947 का, ये कह रहा है दोनों प्रकार के निर्वाचन हुए थे, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। ध्यान करिएगा, टिपिकल क्वेश्चन है और ये आर असरानी राजस्थान के आयोग में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यानी ये किसके लिए व्यवस्था हुई थी, यानी 2645 में जो केंद्रीय विधानसभा थी, यानी इस जो चुनाव हो रहा है ये इसी तरह के तहत हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अगले पे आते हैं। कह रहा भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय जो विधायिका है उसका अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो भाई 30, 45, 34 या फिर 47 में पूछ रहा है। 1919 के तहत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष, यानी भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष, तो ये एमपीपीसीएस में आपको बताना है उत्तर इसका क्या हो जाएगा। भाई उत्तर दीजिए, जल्दी दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा। यानी अंतिम अगर निर्वाचन की बात करेगा तो वही 1946 जैसे बात करेंगे तो 1945, यानी चूंकि 46 है नहीं तो इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। यानी कहने का अर्थ हो गया कि अगर 1919 के शासन अधिनियम की बात की जाए तो इसके तहत भारतीय विधायिका जो है या केंद्रीय विधानसभा, इसका जो अंतिम रूप से निर्वाचन 1945 में इसके तहत
हुआ था। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के तहत दिया गया, पूछ रहा है 1919, 35, 9 या फिर 47, किस अधिनियम के तहत। पीसीएस में ये पूछा गया है, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया साथियों। इसका उत्तर आपको बताना है कब ये शक्ति दी गई कि आप क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मैंने कहा अगर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी तो याद करिए ये व्यवस्था पहली बार 1935 में दी गई थी। अच्छा, दूसरी बात, आपने दिन में ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ा है कहीं, वो अलग विषय है अपनी कोचिंग में, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा नोट्स और नोट्स के साथ प्रीवियस ईयर, उतने ही प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे प्रीवियस ईयर में आते हुए। हाँ, ये है कि आप अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग से जो नोट्स होंगे या बुक होंगी उनसे आप और ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं इसके आसपास की, जिससे आपका और तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत ये किस में प्रवृत्त किया गया था, किस अधिनियम में, 9, 19, 35 या फिर 47। यानी संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम में दिया गया। तो साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है, बताइए भाई क्या हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर देखिएगा साथियों, तो इसका सी वाला ऑप्शन होगा। 1919 का जो 35 का जो अधिनियम आया था इसमें लगभग संवैधानिक निरंकुशता जो है इसका सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। आगे बताते हैं इसके विषम व्याख्या। यहाँ लिखा हुआ है संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत था इसमें आया, यानी यहाँ व्यवस्था ये हुई कि अब ब्रिटिश संसद जो होगी यानी इसके द्वारा जो पारित अधिनियम होगा वो क्या होगा, सर्वमान्य होगा, यानी सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम ये हो गया आपका। साथ ही साथ क्या हो गया, भारत के लिए जो तैयार हो रहा है संवैधानिक प्रस्ताव उसमें सबसे जटिल दस्तावेज होगा। इसमें संघ की व्यवस्था हुई, इसमें न्यायपालिका पहली बार स्थापना हुई, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ, ऐसी सारी चीजें हो रही। इसी वजह से इसको संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत की चर्चा कर दी गई, इसमें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहां। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई, कह रहा भारत के संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच, कह रहा भारत के संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है। भाई किस योजना के आधार पर कह रहा केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, 1919, 9, 35 या फिर 47, किस अधिनियम के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। ऑप्शन बताना है आपको, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अगर कहेगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन में तो आपको याद होगा सर सीधी सीधी बात हम बात करेंगे किसकी, 1935 की भारत सरकार अधिनियम की। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आईएएस के 2012 एग्जाम में पूछा गया। मैंने फिर कहा साथियों दिन भर आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा, विषय ये नहीं, विषय ये है आपने कितना समझा है दिन भर में और आपकी परीक्षा के लिए क्या आपने सही चीजें तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा हुआ है ये निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूछ रहा है 1935 की मुख्य विशेषताओं में क्या नहीं है। अगर 1935 की मुख्य विशेषता कहता है तो आपको ध्यान से देखना है, यानी अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान आया, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए, प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत था, या फिर प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त। भाई वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपका। अच्छा एक सेकंड, किसका पूछ रहा है, 1935 का। तो 1935 में तो समाप्त किया गया था, कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना। अगर नहीं पूछ रहा है तो आप जानिएगा यहाँ पर कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को ना दे करके ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ही रखी गई थी ना, तो इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था किसके तहत, 9, 19, 35 किस अधिनियम के द्वारा। तो यानी संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन इसकी बात की गई थी। तो याद होगा आपको साथियों, प्रांत से द्वैध शासन हटा करके केंद्र में लाया गया और साथ ही साथ केंद्र में संघ यानी पहली बार भारत में संघ की उल्लेख किया गया। तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, यहाँ अखिल भारतीय महासंघ। तो अखिल भारतीय महासंघ की बात आप पहला वाला ऑप्शन ही जान जा रहे हैं कि इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यहाँ लिखा हुआ है आगे क्या लिखा है आपसे, यहाँ पर लिखा है बताया है आपसे भारत में संघीय शासन। तो संघीय शासन का मतलब आप जान गए 1935 का अधिनियम में पहली बार चर्चा की गई ना। देख बार में आप मैंने फिर कहा लगातार बने रही, आपको तमाम चीजें याद ही हो चुकी हैं।
फिर आपसे कह रहा है संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई, तो अवशेष शक्तियां केंद्र के पास कह सकते हैं या फिर आप कहेंगे गवर्नर के पास। भाई उस समय गवर्नर की व्यवस्था थी ना, तो गवर्नर आप कह सकते हैं, गवर्नर जनरल, तो उसके पास। देखिए 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चन छपे होने चाहिए जो कि पूछे गए हैं ना। नेक्स्ट पे आते हैं। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है 1935 में जो स्वीकार किया गया हुआ एक महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव क्या नहीं है, तो भाई सीधी सीधी बात लिखा हुआ है, देश के लिए लिखित संविधान क्या इसमें आ गया था, या कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित या जवाबदेह प्रतिनिधि की एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का सम्मिलित किया जाना। तो पूछ रहा है कौन सी चीजें आपकी ऐसी है जो कि इसका अवयव नहीं है 1935 के अधिनियम का। बात करें अगर 1935 के अधिनियम की, तो आप याद करिएगा एक शब्द, जैसे मैंने यहां नोट किया एक चीज, एक लाइन ये है कि भैया हो कि ये देश के लिए पहली बार लिखित संविधान। तो देश के बाद लिए जो पहली बार लिखित संविधान की बात की गई थी, वो पहली बार क्रिप्स मिशन में आपका ये पहली बार लिखित संविधान की चर्चा की गई थी, ना कि 1935 में। तो इसका मतलब यही वाला इस अधिनियम से मैच नहीं खाता है, बाकी सारे मैच खाते, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1935 का, लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। भाई जाहिर सी बात है, इस वजह से महत्वपूर्ण है कि ये लगभग संविधान का मूल रूप से स्रोत है। तो इसका ऑप्शन में आप आएंगे तो इसका ए वाला ऑप्शन ही कह रहा है कि लगभग 250 से ज्यादा अनुच्छेद लिखे मिले हैं इससे, तो इस वजह से कह रहा है ये चूंकि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। कौन सा, 1935 का अधिनियम। अगले पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बर्मा भारत से किस अधिनियम के तहत अलग हुआ। ये भी पीसीएस की 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बर्मा जो अलग हुआ था भारत से, ये हुआ था 1935 के हित अधिनियम में, जो कि वर्तमान समय में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन मुझे लगता हो गया आज के सेशन से। अब साथियों मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अपनी तैयारी को सकारात्मक बनाना है तो आप जुड़िए हमारे साथ। यूट्यूब पे डालिएगा त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या चैनल, आपको चैनल मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो दिन भर की तैयारी है उसका एनालिसिस कराने के लिए है। एनालिसिस का मतलब ये होगा डेली एक टॉपिक का एनालिसिस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अनर्गल नहीं पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे सार्थक पढ़ेंगे, आप अपनी तैयारी को एनालिसिस। मैंने कहा इसका यहाँ का केवल मतलब ये नहीं कि केवल इस पर आप आश्रित रहिए, इस वाले क्लास पर हमारे आश्रित रहिए। आप दिन भर पढ़िए, साथ ही साथ जब अपना सेशन हो तो आप उसमें जुड़ जाइए। दिन में नहीं जुड़ सकते हैं तो जब आपको खाली समय मिले तब जुड़ जाइए। कहने का अर्थ यहाँ यही तो है ना, प्रीवियस ईयर का हम लोग क्या करें, करवा रहे हैं, कवर करवा रहे हैं। तो इसका मतलब इस वजह से कि आपको कितना आकलन है प्रीवियस ईयर का, यानी कितना आपको अपनी परीक्षा की अपनी तैयारी है आपकी, वो सारी चीज़ समझ रहे हैं ना। तो मिलिएगा आप लोग इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। सभी साथियों को मैंने कहा, जो भी आपके साथी इस चीज़ की तैयारी करते होंगे, मैंने कहा बूंद बूंद से सागर बनता, बनता सागर से मोती। आप साथियों का दायित्व ये है, जितने नई साथी आपके हों, हर एक व्यक्ति का दायित्व है, हर एक बच्चे का दायित्व है, आपके जितने नई साथी हों, जो भी आपकी यूपी पीसीएस आरओ ऐसी एक आयोग की तैयारी करते हो परीक्षा की, यूपीएससी की, उनको आप चीज़ों को भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़िए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब जोड़ेंगे तो आपके कम्पिटिटिव तरीके से ये सेशन होगा, आपको और अच्छा लगेगा। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।